हैज़ा है क्या, इसके हवाले से हमें ये बताइएगा कि जिस तरह ये किस तरह फैलता है, क्या चीज़ है, इसका पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी हमें बताएं। कॉलरा बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो क्लॉस्ट्रेडियम बैक्टीरिया के अंदर डेवलप होता है। अगर हमने वो कोई इस्तेमाल कर लिया खुराक या पानी वो पी लिया जिसके अंदर ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा था, फर्दर ये बैक्टीरिया हमारी डाइट से हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारी आंतों में चला जाता है, वहाँ पे इसकी इन्फेक्शन फैल जाती है और उसके अंदर सबसे पहले बॉडी से पानी की जो क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है और फर्दर पेशेंट डिहाइड्रेशन की तरफ जाता है। सबसे पहले बार बार स्टूल पास करेगा, बहुत ज़्यादा उसको लूज स्टूल पास करेगा, उसको फुजला बहुत ज़्यादा हो जाएगा या उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको मतली होगी, कै आएगी, जिसके रिजल्ट में सबसे पहले बॉडी में डिहाइड्रेशन का इशू आता है। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि अपने वाटर लेवल जो है सबसे पहले बैलेंस करें। सही। जैसे आपने बताया ये बैक्टीरिया से फैलता है और बैक्टीरिया जो है अमूमन जैसे हम देखते हैं कि वार्म जो क्लाइमेट होते हैं वहाँ पर इसकी अफजाइश ज़्यादा होती है और इस हवाले से अच्छा डॉक्टर साहबा हम ये भी सुनते हैं कि ये सॉल्टी वाटर में जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी मल्टीप्लिकेशन होने शुरू हो जाती है, तो क्या जो वाटरी एरियाज़ जो होते हैं जो ओशन लाइक वहाँ पर इसका मतलब इसका एक्सपोजर ज़्यादा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हैज़ा होता है तो ये बॉडी के कौन से पार्ट को ज़्यादा यानी इसका ताल्लुक जिस्म के किस निज़ाम के साथ ज़्यादा है, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सबसे पहले ये निज़ाम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स और स्पेशली स्टमक और इंटेस्टाइन्स को बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है और वहीं पे ये इन्फेक्शन सारी फैलती है। ठीक, जैसा कि अब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गैस्ट्रो के इश्यूज आ जाते हैं, तो गैस्ट्रो और कोलरा इन दोनों को यानी कि डायग्नोज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फिर। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी होम्योपैथी क्या कहती है? होम्योपैथी में नो डाउट इसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। स्पेशली कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग है, डायरिया है, इस सिचुएशन में टॉप लीडिंग मेडिसिन में आर्सेनिक, वेरेटम एल्बम बहुत इफेक्टिव है, लेकिन स्टिल डिपेंड करता है सिम्टम्स पे, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, और मच बेटर अवॉइड करें सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से। अदरवाइज सिर्फ सुनी सुनाई बातों के साथ आप मेडिसिन दे दें तो केस में एग्रावेशन आती है। बिल्कुल सही। जैसा कि नाजरीन अभी डॉक्टर साहबा ने बताया आर्सेनिक हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन जहाँ अगर पेशेंट में रेस्टलेसनेस मौजूद है, बेचैनी की कैफियत मौजूद है, वो एक जगह सुकून से नहीं बैठ पा रहा और तकलीफ ने उसे इस कदर यानी बेचैन किया हुआ है, तो वहाँ पर आप आर्सेनिक देंगे। लेकिन अगर बेचैनी ऐसी कोई नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टूल पास कर रहा है और बहुत ज़्यादा उसको नकाहती हो रही है, यानी उसके अंदर बिल्कुल टायर्डनेस हो गई है और उसके अंदर जिस्म में कुव्वत ही बाकी नहीं रही, तो वेरेट्रम हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इसको कवर करती है। मेडिसिन और भी बहुत सी हैं नाजरीन, लेकिन वही बात के सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें और मुस्तनीद डॉक्टर से रुजू करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम को लेकर, इस हवाले से बात करते हैं कि जो हैज़ा है उसकी बुनियादी तौर पे हैज़े की वजह क्या होती है। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया, इसकी मज़ीद क्या वजूहात हो सकती हैं और इसकी वजह से क्या क्या शिकायत हो सकती हैं। सबसे पहले हैज़ा ज़्यादातर फैलता है कंटामिनेशन की वजह से। अगर पानी इस्तेमाल किया जिसमें वो इन्फेक्शन ऑलरेडी मौजूद थी, अगर कोई ऐसी फल या सब्ज़ी इस्तेमाल की है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा था, स्पेशली जहाँ पे सैनिटेशन का इशू आ जाता है, सीवरेज का इशू आता है, पानी मिक्स हो रहा है, जैसे पुअर सैनिटेशन का आपने बताया। सबसे पहले पुअर सैनिटेशन, उसके अंदर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलती है। पुराने ज़माने में जिस तरह ओपन किसी भी जगह पे फुजला है, उसके ऊपर अगर वो मक्खी बैठी है और वही मक्खी फर्दर अगर किसी पानी पे बैठी है, सब्जी पे बैठी है, वहाँ पे हर जगह पे इन्फेक्शन है ये। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल दो नो डाउट इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं, लेकिन अब मक्खी और फुजला उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता और वो मेन रीज़न नहीं है, वो सोर्स नहीं है कि इन्फेक्शन इस तरह फैले। अब फर्दर पुअर सैनिटेशन, सैनिटरी पाइप्स, ओल्ड सीवेज जो है जो फर्दर सबब बनता है कॉलरा का। अगर हमने किसी ऐसे बर्फ़ खाने की बर्फ़ यूज़ कर ली है जहाँ पे पानी ही इन्फेक्टेड है, कोई फूड स्पेशली मार्केट मेड फूड ऐसा है जहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड था, फर्दर पानी भी उसके अंदर इन्फेक्शन थी, तो नो डाउट उसकी वजह से फर्दर कॉलरा एग्जिस्ट करेगा और उसमें सिम्टम्स आएंगी। बिल्कुल ठीक। जैसे कि नाज़रीन डॉक्टर राबिया ने हमें बताया कि कंटेमिनेटेड वाटर जो है और पुअर सैनिटेशन बहुत बड़े कॉजेज़ हैं, इसकी वजह से हैज़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हैज़ा जब होता है तो उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत डेडली भी इसे कहते हैं, बहुत डेडली कॉज कर सकता है, ऐसा हो जाता है, तो क्या ये पर्सन टू पर्सन भी हो जाता है, यानी एक से दूसरे को लग सकता है, कुछ इस किस्म की ही प्रॉब्लम है ये? डेफिनेटली ये कंटेजियस है। एक ही अगर पब्लिक वॉशरूम यूज़ किया गया और वहाँ पे किसी शख्स को ऑलरेडी कॉलरा था, उसने वो वॉशरूम यूज़ किया, टैप पे या सोप पे कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया आ गए,
फर्दर वहाँ से डेवलप करेगा। अगर आपने कोई इन्फेक्टेड पानी पी लिया एक घर में अगर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे चांसेस हैं कि फिर वहाँ पे पूरी फैमिली में सिम्टम्स डेवलप हो जाती हैं। तो मच बेटर सबसे पहले अगर किसी केस को किसी शख्स को है तो उसकी हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन की जाए, और इसके अलावा घर में स्पेशली सीज़न मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा ख्याल करें पानी का, पानी बॉयल करके यूज़ करें, सब्जियां फल जो भी चीज़ यूज़ करें उसे बहुत अच्छे से वॉश करके यूज़ करें। अच्छा, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड करें कि होता है कि हम सुनते हैं कि पानी को बॉयल करके इस्तेमाल किया जाए, तो उसको किस तरह बॉयल किया जाए? यानी समटाइम लोग होता है कि उसको बॉयल कर रहे हैं तो बॉयल करते ही जा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। नहीं, सिंपली सबसे पहले ख्याल करें कि आपके पास फ़िल्टर का पानी हो, एटलीस्ट डायरेक्ट टैप वाटर ना हो, फ़िल्टर पानी है, और उसको फर्दर आपने एक दफ़ा बॉयल करना है और उसको मुसलसल बॉयल नहीं करते जाना। अगर ज़्यादा टाइम बॉयल करेंगे तो उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। सिंपली एक दफ़ा वो जब बॉयल पे आ गया, उसका 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया, फिर उसके बाद ऑफ़ कर दें, उसको ठंडा करें और फिर उसके बाद यूज़ करें। बिल्कुल। और आसान, मज़ीद आसान आपके लिए करने के लिए बताती चलूँ कि एक बॉयल जब आ जाता है अच्छे तरीके से तो उसको बंद कर दें। जब आप उसको बॉयल करते रहते हैं, पकाते रहते हैं, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो जाती है, और फिर ये जो है फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, इन चीज़ों का ख्याल रखिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हेल्सी का जो बैक्टीरिया होता है वो हमला कैसे करता है, इसके हवाले से थोड़ा बताएं। सबसे पहले वो इंटेस्टाइन्स को डैमेज करता है। इंटेस्टाइन्स में जाके जब वो फ्लोरिश करेगा तो उसने सबसे पहले अपना जो बॉडी में से पानी है वो सारा पानी जज्ब करना है। जब वो पानी जज्ब करना शुरू करता है तो उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा स्टूल पास करते हैं, बार बार वॉशरूम जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और फर्दर फिर वॉमिटिंग की तरफ आ जाता है। तो इसी वजह से ये जो इशू है बेसिकली इंटेस्टाइन्स को डैमेज करता है। यानी पर्टिकुलरली कुछ टॉक्सिन्स वो पैदा कर देता है इसके अंदर जाके, और फिर वो तमाम टॉक्सिन्स जो हैं हमारी इंटेस्टाइन्स को ख़राब कर देते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि नाज़रीन, डॉक्टर साहिबा ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोलाइट जब इम्बैलेंस हो जाते हैं या लॉस कर जाते हैं, यानी हमारी ये बॉडी का वाइटल फ्लूइड है एक्चुअली जो ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और उसके बाद पेशेंट को आप जब देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी की कैफियत में आ जाता है, डिबिलिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से जानना चाहूँगी डॉक्टर साहिबा कि जब ऐसी कंडीशन होती है, किसी को कॉलरा हो जाता है, तो उसके इलेक्ट्रोलाइट जब बैलेंस में नहीं रहते हैं, लॉस कर जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोशिश करें उसका वाटर इनटेक ज़्यादा करें, उसकी डाइट में स्पेशली बहुत सॉफ्ट डाइट हो, फर्दर ORS बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। ORS की वजह से जहाँ पे ORS के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सोडियम है, मिनरल्स हैं, जो उसकी डिहाइड्रेशन को, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं। तो इसके अलावा जो भी अगर समटाइम्स की कोई ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे ORS अवेलेबल नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन में नींबू, पानी, नमक और चीनी, इन चीज़ों को मिक्स करके जो लेमनेड है वो इस्तेमाल करवाया जाए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जैसे कि लेमनेड का आपने बताया कि इस्तेमाल होता है, नारियल पानी के हवाले से आप क्या कहती हैं? बहुत ज़्यादा इसके हवाले से भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना वो होता है, मिनरल्स होते हैं और तमाम वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर देती हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि ऑलरेडी वैसे आपने बता दिया कि बॉयल कर लिया जाए, लेकिन ये कि नाजरीन को बताते चलें, नाज़रीन ऐसा होता है कि ऐसा जब प्रॉब्लम होता है, कॉलरा का पेशेंट होता है या पेट में दर्द की कैफियत होती है, जब मोस्टली ऐसा ही होता है कि स्टूल के साथ साथ पेट में दर्द की शिकायत भी होती हैं, और जब जैसे ही पानी का इंटेक करता है पेशेंट तो उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाती है, और उसके लिए डॉक्टर साहबा ने जैसे बताया कि पानी को बॉयल कर लिया जाए। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि कोशिश करें उसमें चंद एक लीव्स जो हैं मिंट के यानी पुदीने के अगर पत्ते आप डाल लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। इसी तरह इलायची जो आम हमारे घरों में पाई जाती है, सब्ज़ इलायची, छोटी जो इलायची होती है, अगर आप उसका पानी बना लेते हैं बॉयल करते हुए तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इस सिलसिले में, और तबीयत बेहतर होती है। और डॉक्टर साहब, इसमें फ्रूट्स के हवाले से थोड़ा सा गाइड करेंगी कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो बेनिफिशियल हो सकते हैं इस सिलसिले में? स्पेशली केला, नरम ग़िज़ा, क्योंकि इंटेस्टाइन्स में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, डैमेज है, कई केसेस में तो इंटेस्टाइन्स में इवन ब्लीडिंग तक आ जाती है, रप्चर हो जाती है। बिल्कुल सही। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्ट नरम ग़िज़ा, दही, चावल, खिचड़ी, कोई भी मुरगन फैटी फूड्स ना शामिल हो। कई केसेस हैं जहाँ पे बच्चों का या बड़ों का ख्याल नहीं किया जाता, स्पेशली डाइट के हवाले से, और उन्हें फैटी फूड, मुरगन ग़िज़ा दी जाती है, जिसके अंदर ये एग्रावेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, सिम्टम्स इतनी बिगड़ जाती हैं कि इवन डेथ तक के कई केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो इस सिचुएशन में डाइट को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, बल्कि बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है अभी, यानी कि ये सिलसिला अगर स्टार्ट है, अगर स्टूल्स का सिलसिला है, डायरिया हुआ है, अगर किसी बच्चे को या बड़े को,
वो देखते हैं कि ज़रा बेटरमेंट आई नहीं तो उसको वो रोटी देना शुरू कर देते हैं। तो ये गंदम की रोटी जो है क्या वो ठीक होती है? नहीं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। जहाँ पे ऑलरेडी स्टमक में और इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो अगर गंदम की रोटी, कोई फैटी फूड, सख्त सॉलिड ठोस ग़िज़ा शामिल की जाएगी, तो वो जो स्टमक में और इंटेस्टाइन्स में ज़ख़म है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ जाएगा और उसमें इवन ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और फर्दर वो बहुत ज़्यादा, और फिर ना सिर्फ कॉलेरा बल्कि टाइफाइड भी हो सकता है। वो बिगड़ जाता है। कॉम्बिनेशन हो जाएगा डिजीज़ का और फिर वो ज़्यादा डेडली हो जाएगा।